अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। होप कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम सेकंड ईयर की बुक का जो नावल है मिस्टर चिप्स उसको स्टार्ट करेंगे। और चूँकि ये इस नावल के लिहाज से मेरी पहली वीडियो है तो मैं आज आपको पहले इस पूरे नावल के मतलब कुछ मुख्तसर सा तारुफ दूंगा और फिर इसके बाद जो वीडियोस आएंगी उनमें हम इसे चैप्टर वाइज करने की कोशिश करेंगे। इसके अंदर की स्टोरी को देखेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे, इसको ट्रांसलेट करेंगे और फिर इसकी जो भी मुमकिन है इसके अंदर से क्वेश्चन आंसर का जो एक पोर्शन होता है पेपर के अंदर उसको भी हल करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ से जबकि हमने मिस्टर चिप्स को स्टार्ट किया है तो सबसे पहले मैं आपको इस नावल के मतलब कुछ ज़रूरी बातें बताऊंगा ताकि आपके कंसेप्ट्स जो हैं वो पहले से क्लियर हो जाएं और फिर आप जब इस नावल को पढ़ें, इसमें से गो थ्रू हों तो फिर आपको ये बहुत सारी हेल्प दे सके। तो सबसे पहले इस नावल का जो नाम है वो गुड बाय मिस्टर चिप्स है और इसके लिखने वाले जेम्स हिल्टन है। तो अगर आप चिप्स के या मिस्टर चिपिंग के रियल नाम के बारे में अगर आप जानने की कोशिश करें तो इनका असल जो नाम था मिस्टर चिपिंग था। और ये ब्रुकफील्ड स्कूल के जो कि लंदन के अंदर एक वाक़या एक स्कूल है ब्रुकफील्ड, उसमें बतौर टीचर भी इन्होंने काम किया, बतौर प्रिंसिपल भी इन्होंने काम किया। तो मिस्टर चिप्स 1848 में पैदा हुए और मिस्टर चिप्स हमेशा जितना भी उनका जो टीचिंग का पीरियड है उन्होंने रिटायरमेंट से पहले भी और रिटायरमेंट के बाद भी वो ब्रुकफील्ड के आसपास ही गुजारा और एक खातून के घर गुजारा जिसे आप मिसेस विकेट कहते हैं। मिस्टर चिप्स ने 1870 के अंदर ब्रुकफील्ड को ज्वाइन किया था जबकि उनकी अपनी एज 22 ईयर्स थी और उस वक्त जो मौजूदा हेड थे ब्रुकफील्ड के उनका जो नाम था वो मिस्टर वेदरबाय था। और मिस्टर चिप्स मेलबरे पब्लिक स्कूल को छोड़कर ब्रुकफील्ड में पढ़ाने के लिए आए थे। तो एक चीज़ यहाँ क्लियर कर दूँ कि वहाँ से मिस्टर चिप्स ने इसलिए छोड़ा था क्योंकि वहाँ मिस्टर चिप्स का या मिस्टर चिपिंग का जो क्लास कंट्रोल था और उनकी जो एक डिसिप्लिन के लिहाज से उनके कुछ इश्यूज़ थे, इस वजह से उन्होंने मेलबरे पब्लिक स्कूल को छोड़कर ब्रुकफील्ड को ज्वाइन करने का फ़ैसला किया था। और अगर आप स्पेसिफ़िकली ब्रुकफील्ड स्कूल के बारे में बात करें तो ये क्वीन एलिज़ाबेथ के दौर में ये इस्टेब्लिश हुआ था और इसे जॉर्ज वन जो कि किंग थे इंग्लैंड के, उनके दौर में इसे रीबिल्ड किया गया और मिस्टर वेदरबाय ने 1840 में इस कॉलेज को या इस स्कूल को ज्वाइन किया था। मिस्टर चिप्स ने बहुत अरसा अपना ज़िंदगी का एक कसीर वक्त इस स्कूल को दिया और 65 की एज में रिटायरमेंट का ऐलान किया था। 65 की एज में वो ब्रुकफील्ड से रिटायर हो गए और जब वो रिटायरमेंट ले चुके थे तो उस वक्त उन्हें जो रिटायरमेंट के गिफ्ट के तौर पर एक चेक और राइटिंग डेस्क और उन्हें एक क्लॉक एज ए गिफ्ट दी गई। फिर अगर आप ये तो कुछ बेसिक मालूमात थी। अगर उनके वहाँ जो दौरान टीचिंग उन्हें एक खातून मिली थी 1896 के साल में, जबकि वो समर की वेकेशन मनाने लेक डिस्ट्रिक्ट गए हुए थे। तो वहाँ पर ग्रेट गैबल की पहाड़ी पर उन्हें एक खातून मिली। तो उन खातून का नाम कैथरीन ब्रिज था और कैथरीन ब्रिज और मिस्टर चिप्स की बाद में शादी भी हो गई थी और कैथरीन एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर बन के ब्रुकफील्ड के अंदर ज़ाहिर हुआ और फिर बहुत ही जल्द कैथरीन इस दुनिया फ़ानी को छोड़ भी गई थी। तो
कैथरीन फिर बहुत ही यानी कि 1 साल के बाद जबकि वो मिस्टर चिपिंग के साथ उनकी शादी हुई थी, तो 1 ही साल सर्वाइव कर पाई थीं और वो अपने बेटे को या बेबी को उसकी बर्थ के वक़्त दोनों माँ-बेटा जो है ना वफ़ात पा चुके थे। और जब इनकी मिस्टर चिपिंग के साथ कैथरीन मिली थी तो इनकी तकरीबन भी एज 25 इयर्स की थी। और फिर कैथरीन और मिस्टर चिप्स की आपस में शादी हो गई और इनकी शादी लंदन में ये तकरीबन भी अ वीक बिफोर द बिगिनिंग द ऑटम टर्म हुई थी। और उसके कुछ ख़ास अगर इस नावल के इवेंट्स के बारे में बात करें तो जो मिस्टर मेल्ड्रम थे वो 1900 में जबकि वो 30 इयर्स की उम्र के थे तो वो फौत हो गए थे। और जो चिप्स की जो मिसेज़ हैं यानी कि कैथरीन और उनका जो बेटा है वो अप्रैल 1 1898 को इन दोनों की डेथ हो चुकी थी। और जब अब क्योंकि ये एक इवेंट इसके ऊपर फोकस करना बहुत ज़रूरी है कि जब मिस्टर मेल्ड्रम की वफ़ात हुई थी तो उसके बाद ही मिस्टर चिप्स को एज एक्टिंग हेड ब्रुकफील्ड का मुकर्रर किया गया था। और फिर मिस्टर जो रास्टन थे उन्होंने 37 की एज में ब्रुकफील्ड ज्वाइन किया था। फिर आगे चल के 1913 में चिप्स ने अपनी सर्विसेज से रिटायरमेंट का सोचा और फिर ऐलान भी किया। तो जब वो रिटायर हुए तो उनकी एज 65 थी। और फिर आगे चल के 1916 में कैथरस जो थे वो चिप्स से मिले और जो इनका जो मुलाकात थी वो मिसेस विकेट के घर में हुई और उन्हीं की ही रिक्वेस्ट पर वो इनसे मिले और इन्हें दोबारा से ब्रुकफील्ड ज्वाइन करने के लिए रिक्वेस्ट की। और इस तरह मिस्टर चिप्स ने उनकी रिक्वेस्ट पर दोबारा से ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर लिया। नवंबर 11 1918 में चिप्स को कोल्ड हो गया था और उन्हें सर्दी की वजह से कफ और कोल्ड की बीमारी थी। तो उन्हें ये बीमारी जो है ना 11 नवंबर 1918 को लाक हुई थी। तो तकरीबन भी मिस्टर चिप्स ने अपने जो लास्ट 15 इयर्स थे वो मिसेस विकेट के घर गुजारे हुए थे। और इस तरह 1930 को 1930 तकरीबन भी दिसंबर में मिस्टर चिप्स ने अपनी विल लिखी। और इन 1913 में ही एक इंसिडेंट ये भी पैदा हुआ जिसका इस जो नावल है इसके नाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक़ है कि एक छोटा सा बच्चा लिनफोर्ड मिस्टर चिप्स से मिलने के लिए आया था। मैं आपको आगे चल के लिनफोर्ड के बारे में बताऊंगा कि ऐसा क्या हुआ था कि जिसकी वजह से इस पूरे नावल का नाम गुड बाय मिस्टर चिप्स रखा गया। तो अगर आप इसकी नावल के इख्तितामी दौर की अगर आप बात करें तो जब कि मिस्टर चिप्स जो थे वो जो डेथ बेड पे थे तो उनसे जो मिलने वाली शख्सियात थीं वो डॉक्टर मैरीवेल थे, मिसेस विकेट थी और कार्टराइट जो कि उस वक्त के ब्रुकफील्ड के जो हेड थे यानी कि हेड मास्टर थे वो उन्हें मिलने के लिए गए हुए थे। तो अगर चूँकि इस नावल के अंदर कुछ बहुत ही ख़ास इवेंट हैं तो आप ये भी एक सवाल पैदा हो सकता है कि वो कौन सा बच्चा था कि जिसको मिस्टर चिप्स की वजह की तरफ से पहले सज़ा मिली, यानी कि वो पहला बच्चा जिसको मिस्टर चिप्स ने अपनी टीचिंग लाइफ में पहली मर्तबा सज़ा दी तो वो मिस्टर कोले था जो कि बाद में यानी कि पढ़ने लिखने के बाद वो लंदन का काउंसलर भी तैनात हुआ था।
तो उन दिनों जो मिस्टर चिप्स जब ये अपनी पूरी मेमोरेंडम के बारे में बता रहे हैं, तो उन दिनों मिसेस विकेट के पास जो है ना वो किसका चार्ज था, इन एंड रूम का, कॉलेज के अंदर इन एंड रूम का चार्ज था। फिर कैथरस ने वो पहली मर्तबा उन बच्चों के नामों की लिस्ट पढ़ी थी जो कि उस वार के दौरान जो शहीद हुए थे बच्चे या वफ़ात पा गए थे। चूँकि एक एक तरतीब बनाई गई थी कि एवरी सैटरडे को उन लोगों की जो नाम है उन्हें बुलंद आवाज़ में पुकारा जाएगा और उन्हें एट्रीब्यूट किया जाएगा। तो हर सैटरडे को ऐसा किया जाता था। तो जिस मर्तबा पहला सैटरडे आया, तो उस वक्त कैथरस ने उन पहली मर्तबा उन बच्चों के नामों की लिस्ट पढ़ी थी। और फिर सर जॉन ने, जो जिनका पूरा नाम सर जॉन रिवर्स था, वो जो कि चेयरमैन बोर्ड ऑफ गवर्नर्स थे, उन्होंने एक मर्तबा एक ऑर्डर जारी किया था कि चिप्स को जॉन ब्रुकफील्ड से रिटायर्ड हो जाना चाहिए। ये भी एक इसके साथ मिलता जुलता इवेंट है। अगर आप चिप्स की तालीम के बारे में अगर आप जानना चाहें, तो उन्होंने वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट थे। चिप्स चाहते थे कि वो अपनी जो उनकी ज़िंदगी है, उनकी बेस के ऊपर जो उनकी ज़िंदगी के तजुर्बात हैं, उनकी ज़िंदगी के अंदर आने वाले इवेंट्स हैं, तो उनके ऊपर एक मेमोरेंडम लिखें। तो जो उनकी मेमोरीज़ थी वो उनकी एक बुक फॉर्म बनाएं। तो ये ऐसा मिस्टर चिप्स चाहते थे। ये आप नावल के अंदर इसका स्लाइटली टच, बल्कि बहुत ही ज़्यादा टच आप इसके अंदर देखेंगे। तो ये कुछ ज़रूरी बातें थीं जो पूरे इस नावल को समराइज़ करती हैं, इसके अंदर होने वाले कुछ इवेंट्स के बारे में क्लू देती हैं। और इन्हीं सारी बातों के आगे पीछे पूरा नावल घूमता है। सॉरी। तो मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको चिप्स के इस जो नावल है गुड बाय मिस्टर चिप्स, इसके टाइटल के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूंगा। तो देखें, ये एक सेंटेंस है, गुड बाय मिस्टर चिप्स। अब इसका मिस्टर चिप्स की ज़ाती ज़िंदगी के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ है। हमने देखा है कि हमें इस पूरे नावल के अंदर कहीं भी चिप्स की फैमिली के बारे में, सिवाय कैथरीन ब्रिज के, कहीं भी किसी एक सिंगल फ़र्द के बारे में भी कोई मालूमात नहीं दी गई है। वो दरहकीकत ये इस वजह से कि उनके आगे पीछे उनकी फैमिली का कोई मेंबर था ही नहीं। उन्होंने सारी ज़िंदगी ब्रुकफील्ड में पढ़ाते पढ़ाते गुजारी है, और ना ही हमें राइटर ने उनकी बाकी फैमिली के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन दी है, माँ सिवाय एक इवेंट के कि एक म्यूज़ियम के अंदर होने वाली तकरीब में जब चिप्स बहुत छोटे थे तो उन्होंने शिरकत की थी। तो वो एक इवेंट हमें बताया जाता है। उसके अलावा उनकी फैमिली के साथ होने वाली कोई भी कोई सैर या कोई टूर नहीं बताया गया। अब गुड बाय मिस्टर चिप्स है क्या? ये लाइन कहाँ से ली गई? इस लाइन का इस नावल के साथ क्या ताल्लुक़ है? इसके टाइटल में ये लाइन क्यों लिखी गई है? इसके पीछे दो इवेंट कार फरमा हैं जिनकी वजह से ये लाइन इस नावल की जो टाइटल लाइन है वो बनी। तो चूँकि कैथरीन ब्रिज को एक इंसिडेंट तो कैथरीन ब्रिज के साथ है और एक इंसिडेंट एक स्टूडेंट के साथ है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये लाइन बज़ाते ख़ुद मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी में क्या अहमियत रखती थी। तो इस लाइन का मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी के साथ बहुत ही गहरा ताल्लुक़ था। जब उन्हें एक मर्तबा गुड बाय कहा गया था, तो वो उनको ऐसा कहना गुड बाय मिस्टर चिप्स उन्हें ऐसा था कि उन्हें ये इस लाइन ने ज़िंदगी अता की हो।
और उन्हें जब दूसरी मरतबा गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा गया तो वो हकीकत में उनकी जान लेकर चली गई। अब जब गर्मियों की छुट्टियां हो रही थी वहाँ, तो मिस्टर चिप्स अपने एक दोस्त के साथ वेस्टडेल में लेक डिस्ट्रिक्ट की तरफ जब वो गर्मी की छुट्टियां मनाने के लिए गए, तो जब उन्हें उनका जो दोस्त था समरवेल, उसने रास्ते में क्योंकि उसे घर पर कोई ज़रूरी काम दरपेश हो गया तो वो वापस आ गया। तो वो फिर मिस्टर चिप्स को वहाँ अकेला छोड़ के जब वो वापस आ गया तो दौराने वो तातीलात उनके साथ एक इंसिडेंट वाक़या हुआ। वो इंसिडेंट क्या था कि एक दिन जब वो मामूल के मुताबिक वेस्टडेल की तरफ निकले हुए थे ग्रेट गैबल की चोटी की जानब, तो उन्होंने क्या देखा कि एक चोटी के ऊपर एक खातून इशारे कर रही थी, हाथ हिला के किसी को पुकार रही थी। तो उन्होंने ये एक परसेप्शन बना लिया कि शायद ये खातून किसी मुसीबत में है, तो उसे मदद की ज़रूरत है, तो मैं इसकी मदद के लिए जाता हूँ। और जब वो उसकी तरफ भाग कर गए तो रास्ते में उनका पाँव स्लिप होने की वजह से वो स्लिप कर गए और जिनकी वजह से उनका जो टखना था वो फ्रैक्चर हो गया। तो जब कैथरीन ने उस लड़की ने ये देखा कि जो नौजवान उसकी तरफ भाग कर आ रहा था वो रास्ते में स्लिप होकर गिर गया है, तो वो जल्दी जल्दी से नीचे आई और उसने आकर रेस्क्यू किया मिस्टर चिप्स को। और फिर उन्हें अपनी दोस्त की मदद के साथ मिस्टर चिप्स को वहाँ से पकड़कर नीचे लाए और उन्हें उनकी रिहाइशगाह तक पहुँचाया। ये वो इंसिडेंट था कि जहाँ से कैथरीन और मिस्टर चिप्स के दरमियान ताल्लुकात का आगाज़ हुआ। चूँकि कैथरीन इस सारे इंसिडेंट के लिए अपने आप को ज़िम्मेदार समझती थी, तो वो इस वजह से रोज़ाना मिस्टर चिप्स से मिलने आया करती, उन्हें उनकी ज़रूरियात यानी कि उन्हें पानी वगैरह खाना पीना ये देने के लिए और उनकी केयर के लिए आ जाती। और जब मिस्टर चिप्स थोड़े से चलने के काबिल हुए तो उन्हें वो साइकिल पे बिठा के वहाँ पर लेक के किनारे पर भी लाया करती थी। इस तरह ये सारा वो सफ़र था जिसकी वजह से उनके दरमियान के जो ताल्लुकात थे वो संगीन नोयत इख्तियार कर गए और फिर बाद में यही ताल्लुकात उनकी शादी का मूजब बने। तो जब डिसाइड हो गई उनकी शादी कैथरीन ब्रिज के साथ, तो अ नाइट बिफोर वेडिंग एक वाक़या पेश आया कि जब वो वहाँ से वापस मिस्टर चिप्स अपने ब्रुकफील्ड की तरफ वापस आ रहे थे, तो उन्हें कैथरीन ने पूछा कि शादी के बाद मैं आपको किस नाम से पुकारा करूँगी। तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था अभी कि कैथरीन ने खुद ही कह दिया कि मैं भी बाकी बच्चों की तरह आपको मिस्टर चिप्स कहा करूँगी। और फिर ये कहकर कहका लगाया और उसके बाद जब उन्हें सी ऑफ करने की बारी आई तो उन्हें गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा गया। ये पहली मर्तबा थी कि नावल के अंदर ये लाइन अपीयर हुई, गुड बाय मिस्टर चिप्स। इसी जज्बाती ताल्लुक़ की वजह से अब चूँकि चिप्स जो मिस्टर चिपिंग है उन्हें पहले ही इमेजिनेशन में रहने की और ख़यालात में सोचने की बहुत ज़्यादा वो उन्हें एडिक्शन थी या एक बीमारी कह लें, बीमारी तो नहीं कह सकते लेकिन एडिक्शन के लिहाज से आप कह लें। तो अब ये लाइन उनके लिए एक लाइफ गिवर बनकर आई कि इसके बाद उनकी इस नौजवान खातून के साथ शादी हो गई और उन्होंने फिर अपनी जो मैरिटल लाइफ थी उसका आगाज़ किया। तो यानी कि आप कह सकते हैं कि ये लाइन उनके लिए जब पहली मर्तबा बोली गई तो वो उनके लिए हसीन एक जुमला था, जो ऐसा जुमला कि जो उनकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ लेकर आया और उनका एक अपनी फैमिली बनी, एक परिवार बना। तो मिस्टर चिप्स की कैथरीन के साथ शादी का से पहले बोला गया जुमला उनके लिए हम कहते हैं कि ये उनके लिए लाइफ गिवर था। अब चूँकि हम टाइटल का ख़ास करके एनालिसिस कर रहे हैं, तो उसके बाद क्या हुआ कि अब
अगर आप ये कह लें कि यही जुमला मिस्टर चिप्स के लिए लाइफ टेकर बन गया, यानी कि ज़िंदगी लेने वाला जुमला बन गया, तो उसका भी एक ख़ास बैकग्राउंड है कि जब वो रिटायरमेंट के बाद मिसेस विकेट के घर पर रिहाइश पजीर थे, तो उन्हें आखिरी मरतबा एक नया बच्चा जो कि स्कूल के अंदर एडमिट हुआ था, तो उसने मिस्टर चिपिंग के बारे में सुना, मिस्टर चिप्स के बारे में अपने कोलीग से, अपने फेलोज से सुना, तो वो उन्हें मिलने के लिए चला गया और वो बच्चा, उसका नाम लिनफोर्ड था। ये 1933 की बात है कि लिनफोर्ड उन्हें मिलने के लिए उनके घर पर गया। तो लिनफोर्ड को वेलकम किया मिस्टर चिप्स ने, उसकी तवाज़े की पीनट और केक के साथ। तो उस वक्त जो मिस्टर चिप्स की तबीयत थी वो बोझल सी हुई थी उस ख़ास दिन में, तो ऐसे भी वो थोड़े बीमार थे। तो बहुत ही लंबी मुलाकात के बाद जब लिनफोर्ड मिस्टर चिप्स को सी ऑफ करके, यानी कि वहाँ से रुखसत उसने मांगी, तो दरवाज़े पर लिनफोर्ड उस बच्चे ने मिस्टर चिप्स को दूसरी मरतबा गुड बाय मिस्टर चिप्स कहा था। और यही लाइन आप कहते हैं या कह सकते हैं कि मिस्टर चिप्स की ज़िंदगी लेकर चली गई, क्योंकि इसके बाद दोबारा वो सारा दौरानिया कैथरीन के गुड बाय मिस्टर चिप्स से कहने से लेकर लिनफोर्ड के मिस्टर चिप्स कहने तक का जितना भी दौरानिया था, वो मिस्टर चिप्स के जहन में दोबारा हसीन यादों की शक्ल में और कुछ दर्द देने वाली और कुछ सुकून देने वाली यादें जब उनके दिमाग में आई, तो वो उसी को सोचते सोचते फिर आखिर बेहोश भी हो गए और उसी बेहोशी में मिस्टर चिप्स वफात भी पा गए थे। और इन दो वाक़यात की वजह से इस जो नावल का नाम है वो मिस्टर गुड बाय मिस्टर चिप्स रखा गया, क्योंकि एक मरतबा इस जुमले को कहने से जो एक नई ज़िंदगी का आगाज़ हुआ था, और वो दुनियावी ज़िंदगी थी और वो खुशियों भरी ज़िंदगी थी, और दूसरी मरतबा इस जुमले के कहने की वजह से एक नई ज़िंदगी जो कि मौत की तरफ सफ़र था वो शुरू हुआ, और इस दुनिया फ़ानी से चिप्स को जो है ना वो ले गया। तो इस वजह से हम कहते हैं कि इस जो सेंटेंस है इसका इस पूरे नावल के साथ और ख़ास करके मिस्टर चिप्स की ज़ाती ज़िंदगी के साथ बहुत गहरा और जज्बाती ताल्लुक़ है। तो इस वजह से जो ये जो लाइन थी इसी को ही इस पूरे नावल का एक टाइटल बना के बनाया गया, और आज हम इस बुक को गुड बाय मिस्टर चिप्स के नाम से पढ़ते हैं और इसी नाम से हम जानते हैं। चूँकि मिस्टर चिप्स के बारे में तो बहुत ही बातें हुई हैं, दरमियान में जिस टेक्निक के साथ ये नावल लिखा गया है उसी अगर टेक्निक के साथ हम बातें करें तो दरमियान में फिर कैथरीन का जिक्र करना बहुत ज़रूरी है। तो कैथरीन की जब मिस्टर चिप्स के साथ मुलाकात हुई थी, तो उस वक्त कैथरीन का जो अपना स्टेटस था वो सिर्फ वो हाउस टीचर थी, और इससे ज़्यादा उसके पास थोड़े से पैसे थे जो उसने इस जॉब से कमाए हुए थे और अपने पास सेव किए हुए थे। इससे ज़्यादा कैथरीन के पास कुछ नहीं था, और ना ही हमें कैथरीन के वालिदैन के बारे में सिवाय उसकी आंट के हमें किसी उसकी फैमिली के किसी फ़र्द के बारे में कोई मालूमात है। अब कैथरीन बहुत ही चार्मिंग करैक्टर था। अगर नीली आँखें हैं उसकी, गोल गाल हैं, ब्राउन उसके बाल हैं, तो इस तरह का जो हमें एक उसका जो स्केच दिया गया है वो इस तरह के स्केच था उसका। चार्मिंग थी, ब्यूटीफुल थी, और सबसे बढ़ के कि हर दिल अजीज़ ख़ातून थी कि जो उससे एक मरतबा मिलता तो वो उसकी जो गुफ्तगू का तरीका है, जो उसका बिहेव करने का जो तरीका है, उसके जादू में ज़रूर आ जाता था और उसके ऊपर गर्विदा हो जाता था, और सारे उससे जो है ना वो फ्रेंडली हो जाते थे। तो जब शादी के बाद मिस्टर चिप्स ने इंट्रोड्यूस करवाया कैथरीन को ब्रुकफील्ड के अंदर, तो शुरू में जो स्टाफ था
और जो स्टाफ मेंबर्स की जो वाइफ्स थी वो कैथरीन के बारे में कुछ इतना अच्छा ख्याल नहीं रखती थी, यानी कि उन्हें अच्छी तो लगती थी लेकिन इज़हार नहीं करती थी। और सोचती थी कि ये अभी नई आई है तो इसे इतना प्रोटोकॉल देने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जैसा मैंने आपको पहले बताया कि वो करैक्टर ही ऐसा था कि चार्मिंग था और गुफ्तगू एसेंट थी उसकी, तो इस वजह से बहुत ही कम वक्त में जो बाकी स्टाफ है या उनकी जो बाकी स्टाफ की जो वाइव्स हैं वो भी उसके उसने गुफ्तार से उसके किरदार से जो है ना मुतासर हो गई, और वो जो जेलसी का एक अंसर था वो कहीं ज़ायल हो गया। अब कैथरीन एक बहुत ही प्रोमिनेंट फिगर बनकर ब्रुकफील्ड में आया था। वो ब्रुकफील्ड के बहुत ही ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से बहुत सारे इवेंट भी उसने ऑर्गेनाइज किए, और जो एडमिनिस्ट्रेशन थी उस तक जो है ना वो उसके अपने रिसोर्सेज बन चुके थे, और एक पावरफुल और प्रोमिनेंट फिगर बनकर सामने उभर चुकी थी कैथरीन। तो जैसा कि मैं आप पढ़ेंगे तो एक मरतबा एक मैच की भी जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो भी कैथरीन ने की थी, जबकि कोई भी उस मैच को ऑर्गेनाइज करने के लिए तैयार नहीं था। लेकिन कैथरीन ने अपने ज़ानत की वजह से और अपने जो उसने गिरफ्तार है उसकी वजह से एडमिनिस्ट्रेशन को कायल कर लिया था, और फिर वो मैच वहाँ हुआ, वो इवेंट से वहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। उसके बाद जो सेरेमनी थी वो भी सेलिब्रेट की गई, और उसके अंदर जो कैथरीन का एड्रेस भी हमें बताया जाता है, यानी कि कैथरीन ने स्पीच की थी वहाँ। तो इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि कम ज़िंदगी पाई है कैथरीन ने, और जो पाई है ज़िंदगी वो उसकी हसीन थी, ब्यूटीफुल लाइफ थी उसकी। और उसने बहुत कम ही जहाँ जहाँ तक हम इस नावल में जानते हैं कैथरीन को, तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं बताया गया जिसमें कभी जो है ना वो उसकी किसी कोलीग के साथ या किसी जो बाकी स्टाफ की वाइफ्स के साथ कोई लड़ाई, कोई झगड़ा, कोई हार्श वर्ड्स का जो तबादला है वो कहीं भी नहीं पता चलता कि इस तरह का कुछ वाक़या हुआ था। अब चूँकि कैथरीन ने एक ही साल चिप्स के साथ गुजारा, उनकी एक साल में वो इतनी यादें कम से कम ज़रूर छोड़ कर गई थी कि जिनकी वजह से चिप्स अपनी जो बाकी पूरी लाइफ है वो उन यादों से ही बाहर नहीं निकल सके, और वो हर इवेंट की हर बात पर हर किसी लम्हे के गुजरने के बाद इन्हें कैथरीन की बहुत याद आती थी। गो के इसके अंदर मेमोरेंडम है, मेमोरीज़ हैं, मेमोरीज़ में सिर्फ कैथरीन की यादें नहीं हैं, बाकी उनकी अपनी और भी ज़िंदगी की बहुत सारी यादें शामिल हैं। लेकिन आप ये कह लें कि इस पूरे नावल के अंदर लव थीम जो है वो बहुत ही माइनर किस्म का है, इतना मेजर नहीं है, माइनर किस्म का लव थीम टच है इसके अंदर। जो लोग इस नावल के ऊपर तनकीद करते हैं और कहते हैं जी कि ये एक लव स्टोरी है, तो उनके लिए मैं उनकी समझ के लिए ये कहना ज़रूरी समझूंगा कि इस पूरे नावल के अंदर जो लव थीम का अगर आप परसेंटेज दें या ग्रेडिंग करें तो वो डी ग्रेड होगा, या परसेंटेज के लिहाज से कोई 10 to 15% भी लव थीम इसके अंदर सरवाइव नहीं करता। इससे ज़्यादा ज़रूर है मानते हैं, लेकिन इससे बढ़ के नहीं है। इसमें एक लाइफ स्ट्रगल है, लाइफ स्ट्रगल बाकी चीज़ों की है, और ज़ाहिर है अगर आपकी फैमिली है, आपका कोई प्यारा आपसे बिछड़ गया है, तो अगर आप उसकी यादों में गुम रहते हैं तो वो उसके साथ जस्टिस है कि आप उसकी याद में गुम रहते हैं। तो अगर चिप्स उसकी यादों में गुम रहते थे तो वो उनकी यादों का सिर्फ एक महवर कैथरीन नहीं थी, बल्कि उनकी अपनी पूरी लाइफ भी थी जो उन्होंने ब्रुकफील्ड के अंदर एक स्ट्रगल करते हुए ऐसे दौर में जब वो उन्होंने एंट्री लगाई थी तो उस वक्त ब्रुकफील्ड में उनका सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल था। तो उन्होंने एंट्री लगाई और फिर आहिस्ता आहिस्ता करके अपने डिसिप्लिन की वजह से वो ब्रुकफील्ड का प्रोमिनेंट
फिगर बने और फिर एक टीचर की हैसियत से काम करते रहे और फिर हेड भी बने और फिर रिटायरमेंट हुई, फिर जॉइनिंग हुई, फिर वो केयर टेकर बने, फिर हेड बने और फिर रिटायरमेंट हुई। तो ये सारा जो दौरानिया था, किसी भी इंसान की अगर ज़िंदगी में ऐसे तजर्बात होंगे तो वो उसके लिए एक हसीन जो यादें हैं वो बनकर रह जाती हैं और उनको सोचने के बारे में हर इंसान के पास हक होता है। तो ये एक मेमोरेंडम है। तो मेमोरीज़ यही होती हैं कि आपकी लाइफ के अंदर क्या हुआ या किसी की लाइफ के अंदर जो कुछ भी हुआ तो वो मेमोरीज़ की शक्ल में बताया जाता है। तो इसको लव थीम के साथ नुमायाँ करना ये इनजस्ट है। तो सिर्फ इस पूरे नावल को एक ही थीम की वजह से हाईलाइट करना या इसके ऊपर तनकीद करना या इसे एक थीम के ऊपर आकर लिमिटेड कर देना, ये बहुत ही यानी कि जिस तरह मैं पहले कह चुका हूँ कि ये इनजस्ट है इस पूरे नावल के साथ, इस पूरी काविश के साथ। चूँकि इसके अंदर बहुत सारी थीम्स हैं, स्ट्रगल है इसके अंदर, स्ट्रगल टुवर्ड लाइफ है और फिर चूँकि ये है ही बायोग्राफी है तो एक स्पेसिफिक इंसान के लिहाज से ही हो सकती है। तो हर इंसान की ज़िंदगी के बहुत सारे पहलू होते हैं। जब वो बचपन में होता है तो उसके कुछ और ख़्यालात होते हैं या उसके साथ जो ज़िंदगी का जो इंसिडेंट्स होते हैं उनकी तरतीब कुछ और होती है। फिर चल के आगे जब बंदा जवान हो जाता है या अपनी यूथ एज में पहुंचता है तो उसके कुछ और तजर्बात होते हैं और फिर यूथ एज से निकल कर बुढ़ापे की तरफ जो सफ़र होता है उसके कुछ और तजर्बात। तो इट्स मीन के लाइफ एक पूरी जर्नी है। तो जो बायोग्राफीज़ होती हैं वो एक इंसान की पूरी जर्नी को डिस्क्राइब करती हैं और उनकी पूरी जर्नी के बारे में उनके अंदर हर चीज़ हर तरह का पहलू होता है। और ये तो मुमकिन नहीं है कि एक इंसान ऐसा हो कि उसकी जो सारी ज़िंदगी हो वो सिर्फ एक ही थीम के आगे पीछे घूमती रहे, जो कि उसका सख्त रवैया है या नरम रवैया है या वो उस जहाँ उसने जॉब की है वही उसका एक पहलू हो। उसकी ज़िंदगी के अंदर उसकी फैमिली भी होती है और उसकी और भी लाइफ मौजूद होती है। तो अब और चीज़ों को एलिमिनेट करके सिर्फ एक चीज़ को हाईलाइट करके उसके ऊपर तनकीद करना, आई थिंक कि इट इज़ अनजस्ट और बिल्कुल भी ये गैर ज़रूरी सी एक बात है। तो ये डिबेट के एक और तरह की भी डिबेट होती है कि अगर इस लव फ़िक्शन को या इस लव के ऊपर बेस करने वाले नावल को ख़ास करके पाकिस्तान में क्यों पढ़ाया जाता है, या ये डिबेट होती है कि सेकंड ईयर के सिलेबस के अंदर मिस्ट्री चिप्स को निकाल के अगर कोई इस्लामिक लिटरेचर डाल दिया जाए तो वो पढ़ाया जाए जिससे कुछ फ़ायदा हो। तो देखें, यहाँ एक बात समझने वाली है कि अगर आप इंग्लिश पढ़ते हैं या इंग्लिश लिटरेचर को पढ़ते हैं, चूँकि अगर आपने सिर्फ एफएससी तक महदूद नहीं रहना होता, आपने आगे भी जाकर डिग्रीज़ करनी होती हैं। कुछ लोग साइंस में चले जाते हैं, कुछ मैथमेटिक्स में और या कुछ आर्ट्स में जाते हैं बाकी सब्जेक्ट्स के अंदर। तो जो लोग इंग्लिश लिटरेचर के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं या इंग्लिश के सब्जेक्ट के अंदर इंटरेस्ट रखते हैं तो फिर उनके लिए तो फील्ड जो महदूद होगी ना, क्योंकि अगर हमने टेक्निक्स को नहीं देखा या लिटरेचर जो हमने पढ़ा है उसके अंदर उनकी राइटिंग टेक्निक्स को नहीं देखा, उनका स्टाइल को नहीं देखा, उनसे हमने हमेशा एक तरीके का बुग़्ज़ रखा है इंग्लिश लिटरेचर के साथ या कोई भी लिटरेचर है उसके साथ, तो फिर आगे चल के हमारे हिस्से में तो नाकामियाँ ही होंगी, कामयाबी कहीं से भी नहीं होगी। और एक मतलब और भी होता है इस तरह के लिटरेचर को पढ़ाने का कि इस तरह के लिटरेचर पढ़ा के एक बच्चे को हम बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। फ़र्ज़ किया कि जब हम कोई इस तरह का नावल उठाकर पढ़ाते हैं तो सिर्फ़ उसे नावल की रीडिंग करना या उसके टेक्स्ट का जो ट्रांसलेशन है वो करना नहीं होता, बल्कि उसके अंदर उनकी जो राइटिंग स्टाइल है वो बतानी होती है, हर एक पहलू समझाना होता है। पोइट्री है तो पोइट्री की अपनी लैंग्वेज है, पोइट्री का अपना एक लिखने का स्टाइल है, वो स्टाइल समझाना होता है। ड्रामा इस तरह ड्रामे को भी लिखने का एक स्टाइल होता है। तो अगर इस तरह की याददाश्त जो कि जिस तरह की ये मिस्ट्री चिप्स है, बायोग्राफी है, तो ये पढ़ाने का मकसद सिर्फ क्वेश्चन आंसर करना नहीं होता, क्योंकि हमारा सिस्टम जो एजुकेशनल सिस्टम है उसके अंदर ये फ्लॉज है कि या
नहीं भी होगा कहीं, लेकिन अक्सर जो भी असातिज़ा हैं वो पढ़ाते हैं, लेकिन उसको पढ़ाने का मकसद नहीं बताते कि ये क्यों पढ़ाया जा रहा है। तो एक चीज़ ये भी हम कह सकते हैं कि अगर हमने बच्चे को कोई नावल पढ़ाया या कोई भी मेमोरेंडम पढ़ाया या कोई बायोग्राफी पढ़ाई या कोई पोइट्री पढ़ाई, अगर हमने उसे लिखने की टेक्निक नहीं समझाई और उसके अंदर यूज़ होने वाली डिवाइसेस का हमने इस्तेमाल नहीं बताया, डिवाइसेस होती क्या है उनका तारुफ नहीं दिया, तो यहाँ से असल में गड़बड़ शुरू होती है कि बच्चे समझते हैं कि सिर्फ हमें वो क्वेश्चन आंसर करने के लिए ये चीज़ हमारे सिलेबस के अंदर डाली गई है, जो कि पढ़नी इस वजह से भी लाजमी शायद है। लेकिन सॉरी, दर हकीकत हम अपने जो उसको पढ़ाने का जो मकसद है उससे उस तक बच्चे को हम लेकर जाते ही नहीं हैं कि उसे समझाएं कि तुम्हें पढ़ाने का मकसद तुम्हें पढ़ाने का मकसद ये नहीं है कि तुमने क्वेश्चन आंसर करने हैं इसके, बल्कि तुम्हें पढ़ाने का मकसद ये है कि आपने सीखना है इसके अंदर से कि इसको लिखा किस तरह गया है। चूँकि हमारी तरफ तो नहीं, लेकिन फ़ॉरेन कंट्रीज़ के अंदर इतनी एज के जितनी एज के हमारे बच्चे होते हैं, फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के या 9-10 के, तो उन्हें तो हम इतना आओ नाव देते ही नहीं हैं सिलेबस के साथ। तो फ़ॉरेन के अंदर होता ये है कि इतनी एज के जो बच्चे होते हैं वो अपनी स्टोरीज़ लिख रहे होते हैं, अपने नावल्स लिख रहे होते हैं, अपनी कहानियाँ लिख रहे होते हैं, और वो अपने यानी कि उनकी जो सेल्फ क्या कहते हैं आप, कंपोजिशंस आ चुकी होती हैं इतने बच्चों की। इसी वजह से वो लोग इन चीज़ों को फॉलो करते हैं और इनको देखते हैं कि इनके अंदर क्या-क्या टेक्निक्स हैं, और लिटरेचर या जो पहले से एग्जिस्टिंग लिटरेचर है उसको पढ़ने का मकसद उन्हें सही तरह से समझ आ जाता है, और वो भी उन्हें जो पढ़ाने वाले हैं वो उन्हें सही उसके मतलब की तरफ लेकर जाते हैं। हमारी तरफ इश्यू ये है कि हम बच्चे को इसके सही मतलब की तरफ लेकर जाते ही नहीं हैं। अब इसको अगर सही तरीके के साथ पढ़ाया जाए, अगर इसके अंदर टेक्निक्स का जो भी टेक्निक्स इस्तेमाल हुई हैं वो समझाई जाएँ कि किस तरह फ्लैशबैक टेक्निक है, फ्लैश फॉरवर्ड है, जिसे आप एपिलॉप्स कहते हैं, प्रीलॉप्स कहते हैं। प्रीलॉप्सिस और एपिलॉप्सिस, आगे जाना, पीछे जाना, फिर यादों में गुम हो जाना, फिर वो करंट सिचुएशन को डिस्कस करना, फिर बायोग्राफिक जो इसकी सिचुएशन है फिर उसके अंदर चले जाना। तो अगर इस तरह उन्हें समझाया जाए तो हमारे बच्चे भी कम से कम ये क्वेश्चन करना छोड़ देंगे कि ये हमें आखिर पढ़ाया ही क्यों जाता है, क्योंकि हम उन्हें बताते ही नहीं है कि उन्हें पढ़ाया क्यों जाता है। तो इस वजह से भी एक ये क्वेश्चन हमेशा मौजूद रहता है। तो ये बात यहाँ करना मैं मुनासिब समझता था, क्योंकि मैं तकरीबन भी 11 टू 12 ईयर से टीचिंग के शुबा से मुंसलिक हूँ। तो हम जिस क्लास में हर साल जो भी नई क्लास आती है, ख़ास करके ये मिस्टर चिप्स के लिहाज से हर स्टूडेंट की ज़बान के ऊपर ये क्वेश्चन होता है जी, कि क्योंकि उन्होंने पहले से ही सुना होता है, सोशल मीडिया से पढ़ा होता है और बच्चों को डिस्कस करते हुए सुना होता है, तो वो भी यही आकर सवाल करते हैं कि सर ये हमें क्यों पढ़ाया जाता है, इसके बजाय हमें कोई इस्लामिक लिटरेचर क्यों नहीं पढ़ाया जाता। तो अब इस्लामिक लिटरेचर भी पढ़ाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारा जो ताल्लुक़ है वो इस्लाम के साथ है, हम उसी की वजह से हम हैं। लेकिन अब जिस तरह, चूँकि जो हिस्टोरिकल बुक्स होती हैं या हिस्टोरिकल जितनी भी स्टोरीज़ होती हैं उनके अंदर टेक्निक्स बहुत कम इस्तेमाल की गई होती हैं, उनकी राइटिंग की टेक्निक्स। तो इस वजह से अगर हम कोई हिस्टोरिकल कोई मज़मून उठाकर या कोई चैप्टर उठाकर या किसी बंदे की लाइफ को हिस्टोरिकली उठाकर बता दें, तो कुछ वो जो लिटरेचर के अंदर पाई जाने वाली वो फिर एक बुक की फॉर्म हम पढ़ा सकते हैं, लेकिन हम उसके अंदर टेक्निक्स को नहीं बता सकते। फ़र्ज़ करते हैं कि अगर हम किसी कोई प्रोमिनेंट जो इस्लामिक शख्सियत है या कोई सहाबाए कराम के ऊपर एक लिखी हुई कोई कहानी हम डाल देते हैं, तो उनके अंदर इस तरह फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड होने वाली टेक्निक्स नहीं हैं। वो सिर्फ़ एक बायोग्राफीज़ लिखी जाती हैं। तो उस वजह से भी हम यानी कि जो राइटिंग स्टाइल्स हैं वहाँ से हम पिक नहीं कर सकते। तो एक वजह ये भी है कि हम
उस तरह के लिटरेचर को इस जगह नहीं पढ़ा सकते। तो अगर हमने आगे का सोचना है, अगर हमने आगे आने वाली जो तालीम है हमारी, किसी ने एमए इंग्लिश भी करना होता है, लैंग्वेज के अंदर जाना होता है, लिटरेचर के अंदर जाना होता है, तो उन लोगों के लिए फिर आगे चल के बहुत ही यानी कि आप कह सकते हैं कि एक मुसीबत खड़ी हो जाती है। जैसा कि मैं आपके साथ अपना तजुर्बा शेयर करता हूँ कि जब मैं एमए करने के लिए गया था, तो मुझसे टीचर ने, जो हमारे लेक्चरर थे, उन्होंने पूछा कि आपको मैट्रिक से पहले पढ़ी हुई कोई कहानी याद है तो वो सुना दें। तो रियली मैं आपको ट्रूली ये बता रहा हूँ कि हमें जिस तरह पढ़ाया गया वो रटा सिस्टम था, और उस रट्टे में हमें कुछ भी पता नहीं था कि हमने क्या पढ़ा है क्या नहीं पढ़ा। अगर हमने उस वक्त उस दौर में अगर सही तरह हमारे टीचर्स ने या हमने खुद उस दौर में सही पढ़ा होता, हर चीज़ की स्टाइल को देखा होता, या हमने उसकी तह तक जाने की कोशिश की होती, तो मैं इस क्वेश्चन का आंसर बाखूबी दे सकता कि मुझे वो फ़लाँ कहानी पता है, उसके अंदर ये टेक्निक इस्तेमाल हुई है, ये राइटिंग है। तो फिर टीचर ने मौका पाते हुए ही मुझसे पूछ लिया था ये द ओल्ड मैन एंड सी के बारे में। तो ये चूँकि मैंने खुद पढ़ा हुआ था, इसलिए मैंने उन्हें थोड़ा-सा सैटिस्फाई किया, इतना ज़्यादा सैटिस्फाई नहीं किया। तो उस वक़्त मुझे उस जो मैंने आपसे पीछे जो एक हमारा एक क्वेश्चन है हर बंदे का, वो डिस्कस होता है। तो उस वक़्त में हमारे जो प्रोफ़ेसर हज़रात थे, उन्होंने समझाया कि यही वजह है कि हम आपको फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में इस तरह के फ़ॉरेन लिटरेचर से गुज़ारते हैं, ताकि आपको आगे आने वाली मुश्किलात को कम से कम किया जाए, मिनिमाइज़ कर लिया जाए। तो ये सारी वजूहत होती हैं कि जिनकी वजह से हम किसी भी लिटरेचर को पढ़ते हैं, किसी भी लिटरेचर को समझने की कोशिश करते हैं। तो सिर्फ़ इन्हें टाइम पास ना समझें या सिर्फ़ इन्हें क्वेश्चन आंसर के तक ना लेकर जाएँ। चीज़ों को पढ़ें, टेक्स्ट को बखूबी पढ़ें, बगौर पढ़ें, और फिर उनके अंदर से उस्ताद की मदद के साथ टेक्निक्स को निकालें और उनको जानने की कोशिश करें कि इसके अंदर टेक्निक्स क्या हैं। तो बातें बहुत सारी हो गई हैं चिप्स के मतलब, और चिप्स के अगर मैं आपको शॉर्ट सा फिर आपकी यादाश्त के लिए एक शॉर्ट सा अगर खुलासा सा बयान कर दूं, तो आपके लिए आई थिंक कि वो बहुत ही सपोर्टेड होगा। तो चिप्स 1848 में पैदा हुआ, और 1850 में जब बरतानिया में एक सनती नुमाइश हो रही थी, तो वो उस नुमाइश के अंदर भी शामिल हुआ था। मैंने वीडियो के अंदर अपने इस लेक्चर के अंदर उस नुमाइश का ज़िक्र किया था। 1869 में उसने फिर मेलबरे स्कूल में बतौर एक उस्ताद की जॉइनिंग की, लेकिन वहाँ वो कुछ अर्सा ही लगाया। वो इस वजह से कि उसका डिसिप्लिन अच्छा नहीं था, क्लास कंट्रोल ना होने की वजह से वो सरवाइव नहीं कर सका, और फिर उसने 1870 में ब्रुकफील्ड में एज ए टीचर मुलाजमत अख्तियार की, और 1896 में जबकि उसकी उम्र 48 थी, तो वो कैथरीन ब्रीज से मिला, और दोनों ने एक दूसरे को पसंद किया, और फिर बाद में उनकी शादी भी हो गई। लेकिन इनकी जो शादी के 2 साल तकरीबन बाद ही 1 अप्रैल 1898 में कैथरीन अपने नौमौलूद बच्चे समेत फ़ौत हो चुकी थी, और चिप्स के लिए एक बहुत ही अजीम किस्म का सदमा था, और बाकी जो चिप्स की जो रेस्ट ऑफ लाइफ है वो चिप्स ने इसी सदमे के साथ गुजारी, और इसी सदमे में आखिर उसकी भी मौत वाक़या हुई। और 1908 में चिप्स की जब उम्र 60 ईयर्स की थी, तो उसके हेडमास्टर मिस्टर रास्टन ने, जिसका मैं पहले ज़िक्र कर चुका हूँ, इनसे रिटायर होने को कहा, और चिप्स ने रिटायर होने से पहले मर्तबा इनकार किया था, और दोनों के दरमियान एक झगड़ा सा हो चुका था। और उस झगड़े में लेकिन जो सबसे पॉजिटिव बात है कि जितना भी स्टाफ था और जितने भी वहाँ के मौजूदा लोग थे, उन्होंने चिप्स का ही साथ दिया था। और आखिर में 1911 में जब रास्टन ने ब्रुकफील्ड से रुखसत ली, चला गया वहाँ से, तो 1913 में चिप्स जबकि दोबारा बीमार था, तो उस वक्त भी उसको आफत थी कि वो दोबारा से ब्रुकफील्ड को ज्वाइन कर ले। और लेकिन उसकी अब जो उम्र थी वो 65 बरस हो चुकी थी, तो उसने फिर इसी बात में इत्फाक किया कि, या ये समझकर उसने फिर कि अब वो अपनी जो ज़िम्मेदारियाँ हैं वो बखूबी सर अंजाम नहीं दे सकता,
तो उसने फिर मुलाजमत से रिटायरमेंट ले ली और 1917 में ब्रुकफील्ड का जब दूसरा हेडमास्टर जिसका मैं ज़िक्र किया था कि मिस्टर चैटर्स बीमार पड़ गया, तो दोबारा से फिर चिप्स ने ब्रुकफील्ड में कायम मकाम हेडमास्टर के तौर पर काम शुरू कर लिया था। और फिर जब ये दौर जंग के ज़माने का है और फिर जंग के अख्ताम पर 11 नवंबर को आई थिंक 1918 को चिप्स ने दोबारा से इस्तीफ़ा दिया और फिर अपने जो अगली ज़िंदगी के जो 15 साल थे उसने आराम से अपने घर में यानी कि मिसेस विकेट के घर में बिस्तर पर गुजारे। और वो सिर्फ क्या था उसके पास कि वो महज माजी की जो खूबसूरत यादें थीं उनमें हमेशा घिरा रहता था और इन्हीं यादों की बार बार रिपीट करने की वजह से बार बार सोच कर दिन ब दिन कमज़ोर हुआ। और फिर वो जो लिनफोर्ड के साथ उसका पेश आने वाला जो वाक़या है वो उसके साथ पेश आया। फिर और कुछ मामलात हुए, फिर यानी कि माहौल जो था उस वक्त का वो भी इसके ऊपर एक यानी कि चिप्स की शख्सियत के ऊपर गहरा असर छोड़ता था। और इस तरह ये इतने सारे जो बैक वक्त बहुत सारे गम थे, ये आखिरकार 1933 को जो है ना वो चिप्स को अपने साथ ये सारी चीज़ें चिप्स की मौत की वजह बनी। और इस तरह 1933 की एक सुबह ये ऐलान किया गया कि चिप्स इज़ नो मोर विद अस। तो ये एक सारी स्टोरी है। इस पूरे नावल के अंदर आपको चिप्स ही मिलेगा क्योंकि ये लिखा जो चिप्स के ऊपर गया है, चिप्स के साथ होने वाले वाक़यात हैं वो अगर आप मेरी वीडियो को बिल्कुल सही गौर के साथ सुनेंगे तो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होंगी और इजी टू अंडरस्टैंड है। चूँकि मैंने बहुत ही गहराई के साथ बड़ी मेहनत के साथ ये लेक्चर तैयार किया है और आप तक ये डिलीवर किया है। और मैं आपको चूँकि पहले भी बता चुका हूँ कि 11 to 12 ईयर्स से चिप्स को बार बार मैं पढ़ा चुका हूँ, तो अब तो मुझे चिप्स के मतलब हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ग्रिप है। और मैं इंशाल्लाह जब हम इस पूरे नावल के चैप्टर वाइज ट्रांसलेशन करेंगे और इसका एनालिसिस करेंगे तो बहुत सारी और नई चीज़ें भी आपको वहाँ सुनने में मिलेंगी। तो अब यहाँ से अगर मैं थोड़ा सा लिंक कर दूँ इस सारे नावल को पहले चैप्टर के साथ, तो थोड़ी सी आप इसकी कहानी से जब मुतारफ़ हो जाएंगे तो फिर आपका एक रिदम बन जाएगा। और जब हम इसको बाज़ाब्ता तौर पर चैप्टर 1 को डिस्कस करेंगे, इसके टेक्स्ट को देखेंगे और इसके अंदर टेक्निक्स को देखेंगे राइटिंग की, तो उस वक्त आपको ये ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो नावल कुछ इस तरह शुरू होता है कि चिप्स जो है वो रिटायर होकर मिसेस विकेट के घर पे रहना शुरू हो गया है और वहाँ वो एज ए पेइंग गेस्ट होता है, यानी कि जो वो रेंट देता रहता है मिसेस विकेट को। तो वहाँ रहते रहते अब चूँकि उसकी आदत है तो वो माजी की यादों में खोया रहता है। और मिसेस विकेट के घर और ब्रुकफील्ड जो है यानी कि जो ब्रुकफील्ड है और जो मिसेस विकेट का घर है वो आमने सामने है, एक दूसरे के बिल्कुल आमने सामने। उनके दरमियान सिर्फ एक छोटी सी सड़क आयल है और वो अपनी ज़िंदगी के जो मामलात हैं वो यानी कि चिप्स वो स्कूल की घंटी के मुताबिक ही सेट करता है और उस स्कूल की घंटी के मुताबिक ही उसने अपनी रूटीन बनाई होती है। और ऐसा लगता है कि ब्रुकफील्ड इसके लिए ग्रीनविच के वक्त से ही कहीं ज़्यादा अहम है। और चिप्स हमेशा आखिरी घंटी के बाद अपने रूम में बैठ के जो घड़ी थी उसमें चाबी भरता था और फिर अंगीठी के आगे बैठ के वो जो आफास्ती जंगला उसने रख देता था और गैस बुझा देता और फिर नावल उठाता और वो पढ़ना शुरू कर देता। और सोने से पहले वो बहुत कम ही मर्तबा ऐसा हुआ होगा कि उसने नावल का एक सफ़ा भी पढ़ा हो, यानी कि उसकी जो पढ़ने के लिहाज से बहुत ही जल्दी यानी कि एक सफ़ा मुकम्मल करने से पहले ही वो सो जाया करता था। तो इस तरह कुछ ये नावल स्टार्ट होता है। और फिर इसका चूँकि उन दिनों चिप्स बीमार था तो इसका जो डॉक्टर मिस्टर मैरीवेल थे तकरीबन हर जो 15 रोज़ के बाद इनसे मिलने आया करते थे और वो
उनके साथ भी इनकी अक्सर जो होमर्स का जो एक पहलू है चिप्स के अंदर वो होता था। और वो अक्सर कहता था कि चिप्स इससे कहीं ज़्यादा तंदुरुस्त है, जितना वो नज़र आ रहा है इससे ज़्यादा भी तंदुरुस्त है। दर हकीकत ये उनका कहना चिप्स को एक हौसला देने के लिए था, हालांकि चिप्स बीमार था। लेकिन जब ऐसा कभी हो जाता कि जब चिप्स को ठंड लग जाती, या जब भी कभी वो ऐसे ठंडे इलाकों से या आने वाली हवाओं का शिकार हो जाता, तो फिर जो मैरीवेल थे वो मिसेस विकेट के को मशवरा देते कि इसकी देखभाल करना, तुम तो जानती हो कि इसका सीना और इसके दिल पर जो इसका दिल है वो उसके ऊपर ज़ोर है और इसे कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बुढ़ापा है। यानी कि वो उन्हें मशवरा देते कि इसका बहुत सारा ख्याल रखना, बुढ़ापा है। और लेकिन दर हकीकत इसे कुछ एक मुअल्लक़ बीमारी भी है, और सबसे ज़्यादा मुअल्लक़ बीमारी से वो एनाडोमनी थी, जो जिसका ज़िक्र यहाँ आप जब टेक्स्ट पढ़ेंगे तो उसके अंदर आएगा। तो ये कुछ चिप्स के स्टार्टिंग चैप्टर में से मैंने आपको कुछ बताई हैं चीज़ें। तो एक अगर इसकी एक इंसिडेंट चलें आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो मैंने मिस्टर कोले के लिहाज से आपको बताया था कि जब चिप्स को ना अपनी पहली क्लास लेने की जो सख्त आजमाइश थी वो उसके सर पर आ गई, तो शायद वो गुरूब आफ्ताब का ही वक्त हुआ होगा कि एक बड़े सारे हॉल में जो 500 तकरीबन जो बच्चे थे जो कि अनडिसिप्लिन थे, जिन्हें वो बदतहज़ीब लड़के कहता है, वो खड़े थे। और जो जितने भी नए असातिज़ा और जो उनके कोचेस थे वो उनके लिए वहाँ क्या थी कि एक मज़ेदार तफरीह का भी बंदोबस्त किया गया था। और जैसे ही जो ना चिप्स अपनी नशिस्त पर बैठा हाल में एक मुकम्मल खामोशी छा गई थी। और चिप्स ने जो अपनी अंदरूनी परेशानी को छुपाने के लिए क्या किया कि अपने चेहरे के ऊपर एक तेवरी सी चढ़ा ली। और ऐसे में फिर वहाँ ये हुआ कि किसी लड़के ने जो चेयर की जो लीड थी वो गिरा दी, और जिससे चिप्स को मौका मिल गया और उसने रौब जमाने के लिए गिरजा के तुम वहाँ 5वीं कतार में मौजूद, तुम सुर्ख बालों वाले, क्या नाम है तुम्हारा, ये उसके एक्चुअली अल्फाज थे। और उसने फिर आगे से लड़के ने जवाब दिया कि कोहली जनाब। तो आगे से फिर उसने कहा कि ठीक है कोहली, तुम्हारे ज़िम्मे अब जो 100 सतरें हैं, यानी कि 100 लाइन्स हैं जो कि तुमने लिखनी है, और इसके बाद कोई मसला जो है ना वो नहीं हुआ। कहते हैं कि फिर उसके बाद कोई डिसिप्लिन के लिहाज से ये सज़ा पाने के बाद चिप्स के साथ अगर हम कोले के लिहाज से बात करें या और बच्चों के लिहाज से बात करें तो कोई भी ऐसा इंसिडेंट नहीं हुआ था। तो ऐसा लगता था कि चिप्स ने बहुत ही कोई अजीम कारनामा सर कर लिया हो, क्योंकि मिस्टर बद्र बॉय ने उनसे कहा था कि अगर आपने यहाँ सर्वाइव करना है तो पहले दिन से अपना जो क्लास कंट्रोल है वो जमा के रखना है, कंट्रोल बनाना है। और जो आपकी ग्रिप है पूरी क्लास के ऊपर वो अच्छी होनी चाहिए, डिसिप्लिन आपका अच्छा होना चाहिए, मिजाज के अंदर सख्ती आप दिखाएंगे तो सर्वाइव कर पाएंगे, अदरवाइज़ आप वो मेलबरे स्कूल की तरह ही नाकामी के साथ हमकिनार हो जाएंगे। अब जो मिस्टर वेदर बॉय थे उनको चूँकि चिप्स पहले ही उनके लिए फादरली फिगर के तौर पर वो देखता था, तो वो उसके साथ चिप्स के साथ उनका एक ज़ाती लगाव था, शफ़क़ाना रवैया रखते थे वो उनके साथ। तो इस वजह से भी हम कहते हैं कि जो मिस्टर वेदर बॉय था वो चिप्स के साथ बहुत अच्छा था। और अब चिप्स का वहाँ स्टेबल होना, उसके स्टेबल होने के अंदर जो सबसे ज़्यादा जिस शख्स की खिदमात सारे कार फरमा थी, या जो सबसे ज़्यादा जिस शख्स ने मिस्टर चिप्स को सपोर्ट किया वो मिस्टर वेदर बॉय थे। सॉरी। तो मिस्टर वेदर बॉय की वजह से ही चिप्स ब्रुकफील्ड के अंदर अपने कदम जमाने में कामयाब हुआ था।
अब ये कुछ मैंने आपको पहले चैप्टर में से कुछ चीज़ें जो फ़र्दन बताई हैं। जब हम इसको मुकम्मल तौर पर पढ़ेंगे, मुकम्मल तौर पर इसके टेक्स्ट के अंदर से जो जितने भी इंसिडेंट हैं उनको अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट पढ़ेंगे, तो उस वक्त हमें समझ आएगी कि असल में चिप्स के अंदर और कौन कौन से वाक़यात पाए जाते हैं। तो स्ट्रगल है, लाइफ इज़ टू सफ़र है, ज़िंदगी हमेशा सफ़र करने के लिए है, आराम करने के लिए ये दुनिया नहीं है और ये फूलों की सेज भी नहीं है। इस दुनिया के अंदर हर किसी के साथ हार्श रियलिटीज़ होती हैं, कुछ नाखुशगवार इंसिडेंट पेश आते हैं, कुछ हसीन यादें होती हैं। तो ज़िंदगी में लोग वही कामयाब होते हैं कि जो अपने साथ पेश आने वाले वाक़यात को उनके साथ चलते हैं, यानी कि उनके साथ चलते तो ज़रूर हैं लेकिन उनको अपने ऊपर हावी करके मायूसी का शिकार नहीं हो जाते। दुनिया हकीकत में उन लोगों की होती है। तो सर्वाइव करने के लिए दुनिया, अब देखें हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। हमारे साथ रुनमा होने वाले इंसिडेंट्स और हमारे साथ जितनी भी जो होती हैं टाइम टू टाइम जो हम तजर्बात से गुज़रते हैं, वो हमारी अपनी सेल्फ चॉइस नहीं होती, वो डिवाइन चॉइस होती है। और वो डिवाइन जो पावर है, यानी कि अल्लाह ताला की जो ज़ात है, वो हमें ड्राइव करती रहती है हमारी आखिरत की तरफ, हमारी मंजिल की तरफ, डेस्टिनेशन की तरफ। तो अब ज़िंदगी के तल्ख़ तजर्बात को करना, तल्ख़ तजर्बात से गुज़रना, ये एक्सपीरियंसेस कहलाते हैं। और एक पुख्तगी उसी वक्त आती है कि जब इंसान बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से गुज़र जाता है। तो ये यहाँ इस पूरे नावल के अंदर वो ये पैदा होने से लेकर मरने तक की जो पूरी स्टोरी है, और जो जितने भी इसके अंदर जो प्रैक्टिकल लाइफ के तजर्बात हैं, और फिर जो पर्सनल लाइफ के कुछ तजर्बात हैं, जिस तरह के कैथरीन का आना, कैथरीन का वापस चले जाना, और साथ ही जो एक उसका बेबी भी सर्वाइव नहीं कर पाया, तो यानी कि चिप्स की आगे कोई जनरेशन भी नहीं बन पाई। तो ये सारी चीज़ें चिप्स के दिलो दिमाग पर हावी हो चुकी थी, और इसी वजह से चिप्स इन जज्बात से, इन ख्यालात से निकल ही नहीं पाया, और उसने लाइफ को उस तरह से एंजॉय नहीं किया। तो एक चीज़ और भी थी कि उसे बहुत कम लोग उसके बारे में जानते थे कि चिप्स की कभी शादी भी हुई थी, और चिप्स की कोई वाइफ यानी कि कैथरीन भी थी। तो सारे उसे बैचलर ही कहते थे। तो लेकिन जो चिप्स ज़ाती तौर पर अंदर से बहुत दुखी था, बहुत ही मायूस था, और जो उसने ज़िंदगी के अंदर जो तजर्बात किए थे, वो उसके लिए एक मुसलसल एक याददाश्त बनकर रह गए थे। तो ये था हमारा पूरा नावल, जिसको मैंने बहुत ही वीडियो तो ज़रूर लंबी हो चुकी है, लेकिन कोशिश की है कि आप अगर मेरी वीडियो तक पहुंच जाएं और आपको चिप्स के जो ये नावल है, इसमें से हर चीज़ का पता चल जाए, और आप एक सिंगल वीडियो से पूरे नावल के बारे में पूरी मालूमात हासिल कर सकें। ये मेरी अपनी ज़ाती कोशिश थी, जिसकी मैंने तकमील की है, और आपको चिप्स के लिहाज से हर चीज़ के बारे में मालूमात दी है। और होप कि अगर आपने ये वीडियो सुन ली तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, और ये इनजस्ट होगा कि अगर आप ये वीडियो सुन लें और इस वीडियो के नीचे कमेंट ना करें, और मुझे अपने जो तजर्बा है उससे आगाह ना करें, तो ये बहुत ही इनजस्ट होगा। तो ज़रूर मैं कहूँगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें, और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि आने वाली जो इसी जो हमारी सीरीज़ की जो अगली वीडियो है, यानी कि चैप्टर नंबर 1, वो आपको फ़ौरन मैसर आ सके। जहाँ भी हैं खुश रहें, अपने आगे पीछे लोगों का ख्याल रखें, और एक चीज़ लेसन के तौर पर याद रखें कि सच बोलें, और दिल को हमेशा साफ़ रखें, और कभी भी किसी के साथ किसी किस्म का कोई
धोखा ना करें। अल्लाह आपका हामी और नासिर रहेगा और ये चीज़ें आपकी नेकी करैक्टर बनता है जब आप अंदर से साफ़ हो जाते हैं, जब आप अंदर से